नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मालती जोशी जी की कहानी वसीयत का सारांश। वसीयत कहानी मालती जोशी जी की कहानी है। वह बहुमुखी प्रतिभा संपन्न है। उन्होंने अपने साहित्य में वर्तमान समय में नारी किस प्रकार संघर्ष कर रही है, आज की नारी विभिन्न उच्च पदों पर पहुंच रही है, आज के समाज में नारी पुरुष की तरह अपने उत्तरदायित्व को समझकर विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है, यह दर्शाया है। इसका अर्थ यह है कि मालती जोशी जी का जो साहित्य है वह नारी प्रधान साहित्य है। उसमें नारी के बारे में बताया गया है। चलिए, वसीयत कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हैं बड़े भैया, बड़ी भाभी विश्रांति जो कहानी की नायिका है, और कहानी के नायक हैं बड़े भैया। हरीश शालिनी का पति है और शालिनी हरीश की पत्नी है। शुभम हरीश और शालिनी का पुत्र है। कहानी जो है वो बड़े भैया और बड़ी भाभी से ज़्यादातर जुड़ी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। वसीयत कहानी मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। यह नारी केंद्रित है। कहानी बड़ी भाभी के इर्द गिर्द घूमती है। अपनी पत्नी की लंबी बीमारी के बाद उसकी मृत्यु से जो बड़े भैया हैं वह टूट से गए हैं। मतलब अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद जो बड़े भैया हैं वे टूट से गए हैं और वे इतने दुखी हो गए हैं कि अपने आप को उस दुख से उबारने के लिए उन्होंने स्वयं को काम में लगा लिया है। वे इतने जोश से अपने काम में लग गए कि 1 वर्ष में ही घर में मानो सोना बरसने लगा। मतलब पूरे जोश शोर से वे अपने काम में लग गए हैं और पूरा ध्यान उनका काम में है ताकि वे अपने दुख की तरफ ध्यान न दे सके। इसीलिए उनके घर में पैसा सोने की तरह बरसने लगा। खूब पैसा कमाया भैया ने। भैया के पैसों से ही हरीश की पढ़ाई हुई और बड़े धूमधाम से हरीश का विवाह हुआ। माँ की मृत्यु के बाद का कार्यक्रम भी शान से मनाया और हरीश के बच्चों का जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाया गया। ये सारे खर्चे किसने किए? बड़े भैया ने। यह देख पड़ोसियों को ईर्ष्या होने लगी थी। यह तो संभव है, जब भी कोई पड़ोसी अच्छा कमाने लग जाता है तो दूसरे पड़ोसियों पर ईर्ष्या हावी होने लगती है। जब घर वालों को पता चला कि बड़े भैया शहर से बाहर बंगला खरीद रहे हैं तो सब वहाँ रहने के सपने देखने लगे। वे पुश्तैनी मकान में रहते हैं। भले ही उसे सजाने में खर्च हो रहा था, परंतु था तो वह पुराना। जब उन्हें पता चला कि बड़े भैया एक बंगला खरीद रहे हैं तो सब सोच रहे थे कि नए बंगले में जाएंगे, वहाँ मज़े से रहेंगे। लेकिन बड़े भैया ने वो मकान जो था वो अपने लिए खरीदा था। नए घर को अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए खरीदा था। नए जो पुश्तैनी मकान है उसको सजाने पर भी बड़े भैया खर्च कर रहे थे, लेकिन था तो वह पुराना ही। सभी नए घर में प्रवेश करने की तैयारियां कर रहे थे। तभी भैया ने सबको यह कहकर चौंका दिया कि वे नई पत्नी के साथ गृह प्रवेश करेंगे। उन्होंने अपनी पुश्तैनी मकान हरीश के नाम कर दिया। उन्होंने अपनी दरियादिली दिखाई थी कि अपना हक, अपना पुश्तैनी मकान में हिस्सा भी अपने भाई हरीश के नाम कर दिया था। परंतु उनकी इस दरियादिली से किसी को कोई खुशी नहीं हुई। इससे न हरीश खुश हुआ और न परिवार वाले। उन्हें लगा कि बड़े भैया उन्हें नए बंगले में नहीं ले जाना चाहते, इसीलिए घर उनके नाम कर दिया है। वे नए घर में प्रवेश न कर पाने के लिए नई भाभी को जिम्मेदार समझने लगे। नई भाभी अभी घर आई भी नहीं थी। सभी को महसूस होने लगा कि नई भाभी उनकी सुख सुविधाओं को छीनने आ रही है। हरीश ने शालिनी की प्रॉपर्टी के लिए उससे विवाह किया था। शालिनी जो थी वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। हरीश को लगा कि माता पिता की इकलौती संतान है तो प्रॉपर्टी भी उन्हें मिलेगी, लेकिन हरीश को कुछ नहीं मिला। उल्टा दहेज में शालिनी की जो मम्मी थी वो हरीश के घर आकर रहने लगी। सास के घर आने से घर में कलह शुरू हो गई। बड़े भैया हरीश की सास को ललिता पवार कहते हैं। बड़े भैया उन्हीं के कारण घर अलग कर रहे थे। भैया की शादी से अम्मा खुश नहीं थी। अम्मा कौन थी? हरीश की सास। वह भाभी की जासूसी करने लगती है। हरीश और उनके परिवार से बड़ी भाभी का मन नहीं लग पाया। अब जब जिन लोगों के मन में पहले से ये था कि भाभी घमंडी है, भाभी के कारण ही वो भाई से अलग हुए हैं,
तो ऐसे में वो भाभी के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे और इसी कारण भाभी और परिवार का मन आपस में नहीं मिल पाया। बड़ी भाभी को घमंडी समझा जाने लगा। दोनों परिवारों में मतभेद रहा। बड़े भैया की मृत्यु हो जाती है और भाभी अकेली पड़ जाती है। शुभम की परीक्षा का परिणाम आने पर हरीश इस लोभ में बड़ी भाभी से मिलने जाता है कि वह उनसे कहेगा कि भैया का बहुत मन था कि शुभम इंजीनियर बने। अब उनका सपना आपको ही पूरा करना है, परंतु वहाँ परिस्थितियाँ ही विपरीत हो गई। ऐसा नहीं कि भाभी ने उनका सत्कार नहीं किया, भाभी ने उनका खूब सत्कार किया, खूब खिलाया पिलाया। शुभम को आशीर्वाद के रूप में लिफाफे में 500 रुपये डालकर भी दिया, परंतु उसमें रिश्तों का अपनापन नहीं था। हरीश बहुत कोशिशों के बाद अपनी बात कहने ही वाला था कि भाभी ने कहा, चलो अच्छा हुआ शुभम के रिजल्ट के बहाने ही सही तुम आए, तो नहीं तो 13वीं के बाद तो तुम यहाँ का रास्ता ही भूल गए थे। देखिए, जब से उसके भाई की मृत्यु हुई थी तब से लेकर आज तक हरीश अपनी भाभी का हालचाल पूछने भी नहीं आया, और अब जब उसका बेटा अच्छा रिजल्ट लेकर आया है तो वह इस लोभ में कि उसका खर्चा भाभी उठाएगी, वह भाभी के पास आ गया। जानते तो थे कि इस घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य अब नहीं रहा, फिर एक आध बार आकर देखना तो था कि भाभी कैसी है, किस हाल में है। हरीश का सिर शर्म से झुक गया। हरीश एक बार भी अपनी भाभी का हालचाल पूछने नहीं आया, और आ जाए भी है तो अपने ही लालच में। अब भाभी के उलाना देने पर उसका सिर जो है वो शर्म से झुक जाता है। वह अपनी सफाई में कुछ कहना ही चाहता था कि भाभी बोली, तुम्हें शायद डर लगा होगा कि भाभी कुछ मांग ना ले। ठीक है ना, मैं क्या मांगती हरीश, जिसने पिता समान भाई की अंत्येष्टि के लिए भी स्वयं की राशि व्यय न करके दूसरों से उधार लेकर उनका अंतिम संस्कार किया। अब देखिए, बड़े भाई जो थे वो हरीश के लिए कितना कुछ करते थे। उसका विवाह किया, उसकी पढ़ाई लिखाई करवाई, घर तक उनके नाम करवा दिया। लेकिन जब भाई की मृत्यु हुई तो अंत्येष्टि, उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था, हरीश ने उसके लिए भी उधार पैसे लेकर ही उनका अंतिम संस्कार किया, ताकि वो उधार भाभी चुकाए। हरीश को बड़ी शर्म आई और हरीश ने धीरे से कहा, सॉरी भाभी, पर उस समय हाथ सचमुच तंग था। हाथ तो तंग होना ही था। भाभी कहती है कि तुम्हारा हाथ तो तंग होना ही था। तुम्हारी एटीएम मशीन जो बीमार थी, एटीएम मशीन कौन थी? उनके बड़े भैया, वह बीमार पड़ी थी, तो अब उनका हाथ तंग तो होना ही था। ये भी उलाना भाभी देती है। तब तो उसकी हर समस्या उनकी थी। भाभी कहती है कि तुम्हारी उस समय जितनी भी समस्याएं थी वो उनकी थी, मतलब तुम्हारे बड़े भैया की थी। आगे भाभी कहती है कि उन्हीं बातों को याद करके तुम अपने भाई के लिए लकड़ी ही खरीद लेते तो मुझे अच्छा लगता, उनकी बेइज्जती तो नहीं होती। कहते हैं कि भाई ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए तुमने जो उधार लिया उससे मुझे बड़ा ही दुख हुआ है। इतना कुछ भैया ने कमाया था, इतना कुछ खर्च किया था तुम पर, लेकिन तुमने जरा सा भी शर्म नहीं की और उनके अंतिम संस्कार के लिए पैसे लेकर उनकी बेइज्जती कर दी। इन कड़वी बातों के बाद हरीश को कुछ कहना सही नहीं लगा। भाभी के इस उलाहने के बाद अपने झूठे अहंकार के वशीभूत होकर उसने फिर से भाभी से न मिलने का निर्णय ले लिया, किंतु वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी भाभी सत्य कह रही है। धीरे धीरे हरीश अपने गलत पूर्वाग्रह के भाव को समझने लगता है। वह भाभी के प्रति अपने कर्तव्यों को न निभा पाने के कारण शर्मिंदा होता है। उसे यह अनुभव होता है कि उसकी मानसिक दुर्बलता के कारण उसकी विधवा भाभी को अपने पति का वैभवपूर्ण मकान बेचकर छोटे और साधारण से मकान में जाना पड़ता है। अंतरात्मा के जागने पर भी वह इतना साहस नहीं कर पाता कि अपनी पत्नी को भाभी से मिलने के लिए जाने की कह सके। बाद में जब वह अपने भाई के मुंशी से भाभी का नया पता लेकर उनसे मिलने गया, तब भाभी के व्यवहार से भाव विभोर हो निशब्द रह जाता है। भाभी उसके साथ बड़ा ही अच्छा व्यवहार करती है। भाभी ने जब यह कहा
कि जाते समय तुम्हारे भाई के पैसों से खरीदे घर को तुम्हारे ही नाम कर जाऊंगी। हरीश का मन जो है वो अपराध बोध और भाभी के प्रति सम्मान और प्रेम से भर गया। भाभी उन्हें तब कहती है कि जब वह आखिरी समय में होगी तो उसके भाई के पैसों से खरीदा हुआ उसका जो मकान है वह भी उसी के नाम कर जाएगी। तो मतलब भाभी इतनी अच्छी थी, पर वे अपने ही पूर्वाग्रहों के कारण भाभी को घमंडी समझते थे। अब हरीश का जो मन था वह भाभी के लिए प्रेम और सम्मान से भर गया था। अब उसमें भाभी के लिए कोई ईर्ष्या, द्वेष और पूर्वाग्रह नहीं रह गया था। ये थी वसीयत कहानी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।